आज की कहानी है पार्लियामेंट में चल रहा है हॉट टॉपिक के ऊपर। आखिर है क्या ये वक्फ बोर्ड एक्ट। चलिए बात करते हैं इस पे बहुत ही डिटेल में। वक्फ का मतलब होता है इस्लाम में किसी भी चीज़ को अपने रिलीजन के लिए डोनेट करना, और इन सब को ऑपरेट करने का काम करती है इंडिया में बना हुआ वक्फ बोर्ड। चलिए बात करते हैं इसके हिस्ट्री से कि ये कैसे बना और कैसे इसका जन्म हुआ। पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आए और बहुत सारे मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान गए। इन सब के दौरान जो प्रॉपर्टीज़ उनकी एबेंडेंट रह रही थी, उन प्रॉपर्टीज़ को पाकिस्तान के अंदर या तो लोकल्स ने कैप्चर कर लिया या वहाँ की गवर्नमेंट ने बट इंडिया में यही प्रोसेस हुआ एक सिस्टमेटिक वे से। इंडिया में एक नई कमेटी को बनाया गया, जिस कमेटी के अंतर्गत उन प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड रखना था और उन्हें वहाँ के रिलीजियस कामों में लगाना था। कहानी शुरू होता है 1950 में, जब इवैक्यूएशन प्रॉपर्टी एक्ट 1950 बनाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टीज़ खाली पड़ी थी या जिसके ओनर कंट्री चेंज कर चुके थे, उन प्रॉपर्टीज़ को सरकार ने अपने अंडर में लिया और उसे रिलीजियस कामों में आया। इस तरह जन्म होता है वक्फ बोर्ड का। कहानी में मज़ा तब आता है वक्फ बोर्ड को ढेर सारा पावर दिया गया। मतलब कहा जाए तो असली रोल वक्फ बोर्ड का नया वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया। आखिर क्यों है वक्फ बोर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल, तो चलिए बात करते हैं इस पे। पावर्स की अगर लिस्ट देखें तो पहले आता है सेक्शन 40, जिसके अकॉर्डिंग पावर टू डिसाइड एंड पावर टू डिक्लेयर वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ पे डिसाइड भी वही करेंगे और उसका अल्टीमेट डिसीजन भी वहीं की ट्रिब्यूनल देगी। उसके बाद दूसरा आता है सेक्शन 85, जिसके अंतर्गत दूसरी सरकारी ताकतें इसके अंदर इंटरप्ट नहीं कर सकती है। आप अगर वक्फ बोर्ड को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही उसे चैलेंज करना होगा और अल्टीमेट डिसीजन भी वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल ही देगा। और यही रीज़न है कि इंडिया में आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो वो है वक्फ बोर्ड। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस बोर्ड के पास अल्टीमेटली इतना पावर है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसके काम में इंटरप्ट नहीं कर सकता है, ना ही इसे वहां चैलेंज किया जा सकता है। पर कुछ केसेस में इसे चैलेंज किया गया है, जैसे राम मंदिर के टाइम पे इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इसी तरह एक केस देखा गया जहाँ MP हाई कोर्ट में भी इसे चैलेंज किया गया। MP हाई कोर्ट के जज ने वक्फ बोर्ड को ये कहा कि इस तरह से तो आप कहेंगे कि ताजमहल भी हमारा है। पर मजाक की बात तो ये है कि बात शायद जज साहब को पता नहीं थी। सच में ताजमहल वक्फ बोर्ड के अंदर ही आता है। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 226 एंड 227 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो लोअर कोर्ट्स को चैलेंज कर सकती है, बट लोअर कोर्ट्स ऐसा नहीं कर सकती है। तो जो गरीब लोग, जो एक मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इस बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं। 2013 में इस पावर को और भी बढ़ा दिया जाता है। उस वक्त की मौजूदा सरकार ने वक्फ बोर्ड से ये कहा कि जो भी प्रॉपर्टीज़ आपके पास है उन्हें जल्दी से जल्दी डिजिटलाइज किया जाए। और यही नहीं, उन्हें एक फाइनेंशियल और लीगल एक्सपर्ट टीम भी दिया गया ताकि वो अपने फंड्स को मैनेज कर सके और लीगल केसेस को डील कर सके। तो फिर 2024 में ऐसा क्या हो गया? आखिर क्या रीज़न है कि पार्लियामेंट में यह हंगामे का सिलेबस बन चुका है? और अपोजिशन के कई सारे लीडर्स का ये भी कहना है कि ये बिल एंटी मुस्लिम बिल है और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे। मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने। तो 2024 में बदलाव ये आता है कि नए अमेंडमेंट्स को इसके अंदर लगाया जाता है। जो सबसे पहला अमेंडमेंट है वो सेक्शन 40 को रिमूव किया जाए, जो कि इसे डिसाइड एंड डिक्लेयर करने का पावर देता है। इसे रिमूव करने के बाद जो चीज़ें एक यूनिडायरेक्शनल वे में काम करती थी, जिनमें किसी भी अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ का रोल नहीं होता था, अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू लोग इसे चैलेंज कर पाएंगे। इसे अदर लोअर कोर्ट्स में भी चैलेंज करना बहुत ही ईजी होगा। एक फेयर डिसीजन सामने आएगा। कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स का तो ये भी कहना है कि यह एक एंटी मुस्लिम अमेंडमेंट है। बोर्ड को कुछ लोग ही कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि इसकी गाइडलाइन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। यह वक्फ बोर्ड के अगर क्राइटेरिया लिस्ट को देखा जाए तो इन्हें बस कुछ लोग ही कंट्रोल करते हैं। यहाँ कोई भी हिंदू एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता। यही नहीं, यह एक एंटी वुमेन्स एसोसिएशन भी बन चुका है। तो इस एंटी हिंदू और एंटी वुमेन रूल को भी इसके अंदर से हटाया जा रहा है। और यही नहीं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो अदर कास्ट हैं, जैसे सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी एंड अदर बैकवर्ड कास्ट को इसका एम्प्लॉय नहीं बनाया जा सकता है। फिर इसे गवर्नमेंट बॉडी कैसे कहा जाए? अगर गवर्नमेंट बॉडी है तो इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही न्यू अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें इन बैकवर्ड क्लासेस को भी पार्ट बनाया जाएगा। और यही नहीं, बोहरा मुस्लिम और आगा खानी मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अलग से बोर्ड भी बनाए जाएंगे। 5th अमेंडमेंट आता है, वक़फ़ बाय यूज़र को रिमूव कर दिया जाएगा। इसका मतलब होता है जो भी प्रॉपर्टीज़ इस्लामिक रिलीजियस को डोनेट किया जाए
या जहाँ पे इस्लामिक रिलीजन को फॉलो किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर उसे लीगली दिया जाए या इलीगली दिया। आगे कोई भी अपडेट आता है तो इस पर इन डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दिया करें।